सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। मैं कुमार विश्वजीत आपका करंट अफेयर्स क्लास में स्वागत करता हूं। और आज के क्लास में हम मार्च 2025 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। जैसा कि आपको जानकारी होगा कि लास्ट वीडियो में हमने मार्च 2025 के सभी महत्वपूर्ण न्यूज को देखा था और आज हम उसी न्यूज पे आधारित टॉप 150 MCQ को देखेंगे, जो कि हमारे आने वाले आगामी परीक्षा खासकर SSC, रेलवे और सभी वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास का शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय बैंक संघ यानी IBA, आप यहां समझिएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडियन बैंक एसोसिएशन का चेयरमैन किसे बनाया गया है। यानी आपके सामने है IBA, तो IBA का मतलब होता है कि इंडियन बैंक एसोसिएशन। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि IBA यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन का चेयरमैन किसको बनाया गया है। आपके सामने यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपके सामने नाम है CS सेठी। अगर आप नाम सुने होंगे SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के यानी SBI के अभी प्रेजेंट में MD CEO जो है उनका नाम है CS सेठी। SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में MD CEO कौन है, उनका नाम है चल्ला श्रीनिवासलू सेठी यानी CS सेठी। और इन्हीं CS सेठी को ही अभी वर्तमान में इंडियन बैंक एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया गया है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि CS सेठी कौन से पोस्ट पर हैं, तो आपको दोनों पोस्ट याद रखना है कि CS सेठी जो है वर्तमान में SBI के MD CEO भी हैं और साथ में इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। तो ये आपके सामने फर्स्ट न्यूज क्लियर हुआ कि वर्तमान में इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है, तो CS सेठी, और ये साथ में SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO भी। आपके सामने एक नाम दिख रहा होगा अंजू राठी राणा, आप इनका नाम याद रखिएगा। ये जो अंजू राठी राणा है ये भारत की प्रथम महिला विधि सचिव, भारत की प्रथम महिला विधि सचिव। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की पहली महिला लॉ सेक्रेटरी यानी कि विधि सचिव कौन बनी है, तो अंजू राठी राणा। आपको इनाम याद रखना है, अंजू राठी राणा जो है भारत की पहली महिला विधि सचिव। और फिर आपको बताएं कि इंडियन बैंक एसोसिएशन के हेड कौन बने हैं, तो इनका नाम है CS सेठी, जो कि वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी MD CEO है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है कि RBI ने 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक किस राज्य में आयोजित की है, यानी इन विच स्टेट हैज RBI ऑर्गेनाइज द 8 स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी। तो आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, जैसे आपके सामने RBI लिखा हुआ है तो आपको जानकारी होगा कि RBI का एस्टेब्लिशमेंट जो है 1 अप्रैल 1935, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को एक कमेटी बनता है, उस कमेटी का नाम है यंग हिल्टन कमेटी। तो RBI का एस्टेब्लिशमेंट जो है 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुआ था। और कौन सा एक्ट बना था, तो RBI एक्ट 1934। तो आपको यहाँ पॉइंट क्या बता रहे हैं समझिए। जैसे यहाँ क्वेश्चन में आया है RBI से रिलेटेड, तो आपको बता रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है यानी केंद्रीय बैंक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को RBI एक्ट 1934 के द्वारा यंग हिल्टन कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुआ था। अब जैसे RBI का बात करते हैं तो आपको यहाँ पर ये भी पॉइंट याद रखना है कि RBI का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो ये भी आप याद रखिएगा 1 जनवरी 1949, यानी कि 1 जनवरी 1949 को RBI का नेशनलाइजेशन हुआ। और RBI के पहले इंडियन गवर्नर कौन थे, तो RBI के पहले भारतीय गवर्नर का नाम है CD देशमुख। क्या नाम है इनका, तो CD देशमुख। और CD देशमुख का पूरा नाम है चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। तो आपको यहाँ याद रखना है RBI के बारे में। और RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में है, RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में। अब यहाँ से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इन विच स्टेट यानी किस राज्य में RBI ने ऑर्गेनाइज किया है 8 स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी। तो यहाँ आपको याद रखना है स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी, स्टेट लेवल
कोऑर्डिनेशन, तो स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी। तो आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा पेपर में, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी, इसको ऑर्गेनाइज कौन किया है, तो आरबीआई किया है। कौन सा एडिशन का, तो ये भी आपको याद रखना है, 8 एडिशन का। तो स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग जो है कौन सा एडिशन, 8 एडिशन का। और किसने, आरबीआई ने। और कहां पर किया है, तो सिक्किम में किया है। कहां पर किया है, सिक्किम में। अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो आपको याद रखना है इनका नाम है संजय मल्होत्रा। इनका नाम क्या है, संजय मल्होत्रा। तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा है। और यहाँ आपको हम क्वेश्चन क्या बताएं कि आरबीआई ने 8 एडिशन का स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी का मीटिंग कहां पर, सिक्किम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको यहाँ याद रखना राजस्थान। और आपको पता है कि राजस्थान का कैपिटल क्या है, राजस्थान का कैपिटल है जयपुर। राजस्थान का कैपिटल क्या है, जयपुर। अब यहां पर आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जो राजस्थान का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 30 मार्च को, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च। अगर आपके सामने यही दिया जाए कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस आपका है 22 मार्च को। झारखंड दिवस कब मनाया जाता है, तो झारखंड दिवस 15 नवंबर को। तो आपको यहाँ बताया राजस्थान दिवस 30 मार्च, 22 मार्च को बिहार दिवस। आप यहाँ पे कुछ याद रखिएगा, 2-3 पॉइंट आपको बता दें। जो 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, ये तीनों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण दिवस है। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 22 मई को मनाया जाता है बायोडाइवर्सिटी डे। कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो बायोडाइवर्सिटी डे, यानी कि जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस। तो आपको ये याद रखना है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 मई को। और आपको ये आंसर कमेंट बॉक्स करना है कि 22 मार्च और 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आपको हम बताएं कि राजस्थान दिवस 30 मार्च को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हैज इंडिया वॉन इन द सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025। तो यहाँ आपको समझना है कि सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 यानी कि एक आपका इवेंट है, स्पोर्ट्स है, सेपक टकरा वर्ल्ड कप। ये आपका पहली बार जो है भारत जीता है। इसका चैंपियन कौन हुआ, सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 में पहली बार कौन सा टीम में, तो रेग्यू टीम। तो आपको यहाँ न्यूज क्या याद रखना है कि सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 रेग्यू टीम ने पहली बार भारत ने जीता है। और किसको हराया है, तो इंडिया ने हराया है जापान को। किसको हराया है, विनर कौन है, इंडिया, और रनर कौन है, जापान। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कितना गोल्ड मेडल जीता है, तो 1 गोल्ड मेडल। किसमें, तो रेग्यू टीम। तो आपको याद रखना है कि पहली बार रेग्यू टीम सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने जापान को हराया है और 1 गोल्ड मेडल जीता है। तो आप याद रखिएगा सेपक टकरा पहली बार, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सेपक टकरा वर्ल्ड कप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है L&T यानी कि लार्सन एंड टूब्रो फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक कंपनी है आपका L&T कंपनी, यानी कि लार्सन एंड टूब्रो फाइनेंस कंपनी, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जसप्रीत बुमराह। तो अपना नाम याद रखिएगा, जसप्रीत बुमराह। तो L&T यानी कि लार्सन एंड टूब्रो कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश में आयोजित त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का क्या नाम था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड इन अरुणाचल प्रदेश। तो जैसे आपको यहाँ बता रहे अरुणाचल प्रदेश, तो आपको सबसे पहला पॉइंट जानना है कि अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है। तो अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है ईटानगर। इसका कैपिटल क्या है, तो ईटानगर। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, समझिए कि अरुणाचल प्रदेश में त्रिसेवा सैन्य अभ्यास यानी कि ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज। तो आप ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि अरुणाचल प्रदेश में ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज, उसका नाम क्या था,
इसका नाम है प्रचंड प्रहार। तो देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो आपसे क्वेश्चन पूछने का इसमें पॉसिबिलिटी क्या क्या है। सबसे पहले पूछेगा कि अरुणाचल प्रदेश में जो प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज हुआ है तो कैसा है, तो आपको बताना है ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है। दूसरा आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ पर हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में। फिर आपसे पूछेगा कि प्रचंड प्रहार जो है ये क्या है, तो प्रचंड प्रहार जो है एक ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि म्यांमार में आए भूकंप के कारण किस देश ने आपातकाल घोषित किया। अब यहाँ पर पहले आप क्वेश्चन समझिए, जैसे आपको पता है कि म्यांमार, अगर आप यहाँ देखिएगा म्यांमार का लोकेशन, तो ये आपका इंडिया का जो मैप है, तो ये आपका म्यांमार है। तो ये आपका जो म्यांमार है ये आपका इंडिया के साथ बाउंड्री बना रहा है। तो आपको यहाँ पर जानना है कौन कौन सा स्टेट के साथ बाउंड्री बना रहा है, तो आपके सामने स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ म्यांमार बाउंड्री शेयर कर रहा है। अभी म्यांमार में समझिएगा, म्यांमार में जो है भूकंप के कारण यहां पर आपको याद रखना है कि अप्रोक्स आपका 7.4 स्केल भूकंप आया था। तो इसी भूकंप के कारण म्यांमार में एक ऑपरेशन चलाया गया। कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन ब्रह्मा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध किससे है, तो आपको यह जानना है कि अभी रिसेंट में म्यांमार में बहुत ज्यादा ही भूकंप आने के कारण, अप्रोक्स 7.4 स्केल भूकंप आने के कारण म्यांमार में जो है भारतीयों के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया, ताकि वहां पर भारतीयों का पता लगाया जा सके, वहां पर भारतीयों को सुरक्षा प्रदान किया जा सके और वहां से निकाला जा सके। यानी कि रेस्क्यू टीम गठित किया गया है ताकि भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा जो है कहां पर, म्यांमार में। और किस कारण से, भूकंप के कारण से। तो आपका जो एक देश है उस देश का नाम है थाईलैंड, इसका कैपिटल है बैंकॉक। कैपिटल क्या है थाईलैंड का, बैंकॉक। आपके सामने है भूटान, भूटान का कैपिटल क्या है, तो भूटान का कैपिटल थिम्पू, इसका राजधानी थिम्पू। बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश का है ढाका। और आपको भारत का तो पता है नई दिल्ली। तो आपको याद रखना है कि भूकंप म्यांमार में आने के कारण जो थाईलैंड है उसने इमरजेंसी घोषित किया है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये जो आपको पॉइंट बताएं कि भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया और किस लिए, तो यहाँ पर भारतीयों के लिए रेस्क्यू टीम गठित किया, भारतीयों को बचाव के लिए, उनका जानकारी के लिए और उनका सुरक्षा के लिए। तो ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध म्यांमार से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 34th सरस्वती सम्मान किसको मिला है। तो आपको यहाँ याद रखना है सरस्वती सम्मान जो है ये कौन देता है, तो के बिरला फाउंडेशन। सरस्वती सम्मान कौन देता है, तो ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। किससे रिलेटेड है ये, तो ये आपका रिलेटेड है लिटरेचर से, यानी कि साहित्य से। तो सरस्वती सम्मान का संबंध किससे है, साहित्य से है। और ये किसको दिया गया है, तो आपको नाम याद रखना है साधु भद्रेश दास को दिया गया है। तो आप यहाँ याद क्या रखिएगा, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा सरस्वती सम्मान कौन सा एडिशन, 34 एडिशन। कौन देता है, तो के बिरला फाउंडेशन। किससे रिलेटेड है, साहित्य से रिलेटेड है। और किसको मिला है, तो साधु भद्रेश दास। अब यहीं पर एक पॉइंट याद रखिएगा, 59 ज्ञानपीठ अवार्ड, जो 59 नंबर का यानी 59 नंबर का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, तो ये किसको मिला है, तो 59 ज्ञानपीठ अवार्ड हिंदी भाषा के लिए। और एक छत्तीसगढ़ के व्यक्ति हैं जिनका नाम है विनोद कुमार शुक्ला। क्या नाम है, विनोद कुमार शुक्ला। तो आपको याद क्या रखना है, जैसे 59 ज्ञानपीठ अवार्ड, तो ये किसको मिला है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि 59 ज्ञानपीठ अवार्ड ये मिला है विनोद कुमार शुक्ला को, और 34 सरस्वती सम्मान ये मिला है साधु भद्रेश दास। तो आपको दोनों पॉइंट याद रखना है, एक आपका है ज्ञानपीठ अवार्ड और दूसरा है सरस्वती अवार्ड। तो सरस्वती सम्मान साधु भद्रेश दास और ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये मिला है विनोद कुमार शुक्ला को।
किस भाषा के लिए? हिंदी के लिए। और कहां से बिलोंग करते हैं? छत्तीसगढ़ से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक अरबपति किस देश में है? तो यहां पर आपको समझना है कि हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक अरबपति जो है ये अमेरिका में है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि सबसे अधिक अरबपति का राजधानी कौन सा है, यहां पर दो क्वेश्चन बनेगा। एक रिपोर्ट है, एक संस्था है हुरून ग्लोबल रिच, इसका एक इंडेक्स आया है। तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक अरबपति कहां पर है? अमेरिका में है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि अरबपतियों का राजधानी किसे कहते हैं, तो आपको जानना है ये आपका चीन का कैपिटल, चाइना का जो कैपिटल है, चीन का कैपिटल बीजिंग। तो आप याद रखिएगा जो चीन का कैपिटल बीजिंग है इसको अरबपतियों का राजधानी कहते हैं। और सबसे अधिक अरबपति कहां पर? तो अमेरिका में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन है? तो यहां पर बोला पैरा गेम्स, तो आपको याद रखना है खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। तो इससे पहले आपको दो स्पोर्ट्स बताते हैं कि आपका खो खो वर्ल्ड कप, खो खो वर्ल्ड कप। तो आपको याद रखना है खो खो वर्ल्ड कप जो है 2024-25 ये जीता है इंडिया। और किसको हराया है? नेपाल को हराया है। तो आपको क्या बता रहे हैं कि जो खो खो वर्ल्ड कप 2025 है ये कौन जीता है? तो इंडिया जीता है। और किसको हराया है? तो नेपाल को। आपको यहाँ पर आंसर कमेंट बॉक्स करना है कि इंडिया ने नेपाल को कितने पॉइंट से हराया है, यानी पॉइंट का डिफरेंस क्या था। दूसरा आपके सामने है कबड्डी वर्ल्ड कप, कबड्डी वर्ल्ड कप। तो अगर हम कबड्डी वर्ल्ड कप का बात करते हैं तो इसमें भी इंडिया जीता है। और इसमें हराया किसको है? तो इसमें हराया है इंग्लैंड को। तो आपको दोनों स्पोर्ट्स याद रखना है, एक खो खो वर्ल्ड कप और दूसरा कबड्डी वर्ल्ड कप। दोनों में आपका इंडिया जीता है, खो खो में हराया है नेपाल को और कबड्डी में हराया है इंग्लैंड को। तो आपको दोनों में पॉइंट बताना है कि कितना पॉइंट से हराया है। यहाँ आपसे पूछा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स, तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में जो हरियाणा है ये आपका पॉइंट टेबल में सबसे फर्स्ट में है। तो क्या हो जाएगा? खेलो इंडिया पैरा गेम्स में फर्स्ट में कौन है? हरियाणा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में सहकार टैक्सी सेवा किसने शुरू किया है? समझिएगा, सहकार टैक्सी सेवा, सहकार टैक्सी सर्विस। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में रिसेंट में सहकार टैक्सी सर्विस किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हाल ही में सहकार टैक्सी सेवा किसने शुरू किया है? केंद्र सरकार ने शुरू किया है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट हमारा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय और किसने भारत में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन आपका आने वाला एग्जाम में 100% छपेगा। द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, समझिए, द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय और किसने, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किसके साथ, यहां से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किसके साथ, किस लिए? तो भारत में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो आपको यह याद रखना है, क्वेश्चन पूछ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने और किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है। तब ये एग्रीमेंट किस लिए है, यहां समझिएगा। तो भारत का ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो क्यों किया है? तो ये किया गया है ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए। यानी क्यों किया गया है? तो इम्पावर रूरल वुमेन एंड यूथ इन इंडिया, यानी भारत में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए, इंपावरमेंट देने के लिए एक आपका एग्रीमेंट साइन हुआ है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया है। किसके साथ? तो यूनिसेफ यूथ के साथ,
यूनिसेफ यूथ के साथ। यहां तक क्लियर है? तो यूनिसेफ यूथ के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय ने समझौता किया है। अब यहीं पर आपको एक और न्यूज समझना है कि जो यूनिसेफ है, तो यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो आप यहां याद रखिएगा यूनिसेफ, तो यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है करीना कपूर को। किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है करीना कपूर। तो यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है करीना कपूर को। ठीक है, अब आपके सामने है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 7 अप्रैल 1948 को हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका इस्टेब्लिशमेंट 7 अप्रैल 1948, इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, जो यूनेस्को है इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। जो संयुक्त राष्ट्र UNO, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। कहां पर हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क। और UNO का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय एक्सपोर्ट देश कौन सा बना है, यानी कि चाय निर्यातक। निर्यातक का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, निर्यात मतलब होता है एक्सपोर्ट करना, लेकिन सेकंड पूछ रहा है तो फर्स्ट में कौन है? तो आपको याद रखना है फर्स्ट टी एक्सपोर्टर कंट्री कौन सा है। तो फर्स्ट टी एक्सपोर्टर कंट्री है चाइना। और सेकंड में कौन सा है? तो सेकंड में हमारा देश भारत। तो आपको यहाँ पर याद रखना, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, पहला नहीं पूछा, अगर पहला पूछेगा तो फर्स्ट में चाइना हो जाएगा और सेकंड में इंडिया है, यानी कि चाय को एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कॉफी, आप यहां समझिएगा, जो कॉफी है इसमें टॉप में कौन सा स्टेट है? तो कॉफी में आपका टॉप में स्टेट है ब्राजील। इंडिया का रैंक क्या है कॉफी में? तो कॉफी में इंडिया का रैंक है 7। और इंडिया में टॉप में कौन सा स्टेट? तो इंडिया में टॉप में है कर्नाटक। इंडिया में टॉप में कौन है? तो कर्नाटक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है? आपको पता है कि फेसबुक का नाम क्या हुआ है? मेटा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि फेसबुक पर प्रतिबंध कौन लगाया है? आपके सामने एक देश दिख रहा है कनाडा। कनाडा का भी रिसेंट प्रधानमंत्री बने हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दिया, उसके बाद कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं मार्क कॉर्नी। तो मार्क कॉर्नी, तो आपको याद रखना है कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मार्क कॉर्नी। किसको रिप्लेस करके? तो आपको याद रखना है जस्टिन ट्रूडो को। आपके सामने एक देश दिख रहा है यूएसए। यूएसए के नए प्रेसिडेंट बने हैं जो कि 47 नंबर के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। कौन बने हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि फेसबुक पर प्रतिबंध लगाने वाला अभी रिसेंट में देश कौन बना है? तो पापुआ न्यू गिनी। तो आप नाम याद रखिएगा कि जो पापुआ न्यू गिनी है इसने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रामायण सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजन किया गया है? देखिए यहां से आपको दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा याद रखिएगा, रामायण कॉन्क्लेव। आपसे क्वेश्चन क्या है कि रामायण कॉन्क्लेव कहां पर हुआ है, जिसमें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया। आपसे हम क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि रामायण कॉन्क्लेव, यहां पर है रामायण कॉन्फ्रेंस 2025, दोनों में अंतर है। एक हम बता रहे हैं रामायण कॉन्फ्रेंस, एक है रामायण कॉन्क्लेव। तो आपको याद रखना है कि रामायण कॉन्क्लेव जो कि थाईलैंड में हुआ है, कहां पर? थाईलैंड में हुआ है, जहां पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया। और आपको यह भी याद रखना है कि थाईलैंड में अभी बिम्स्टेक का सम्मेलन भी हुआ था। तो आपको पॉइंट हम क्या बता रहे हैं? तो आपको हम पॉइंट बताएं कि रामायण कॉन्क्लेव जो है ये थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ, जहां पे मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया। और अभी बिम्स्टेक में जो है, बिम्स्टेक का मतलब होता है बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टर इनिशिएटिव, मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन।
इसमें पार्टिसिपेट के कारण जो मोदी जी बिम्स्टेक में पार्टिसिपेट करने गए थे वहीं पर रामायण कॉन्क्लेव में भी पार्टिसिपेट किए। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा रामायण सम्मेलन 2025, अगर रामायण कॉन्क्लेव पूछेगा थाईलैंड और रामायण सम्मेलन पूछेगा तो आपका कोलंबो श्रीलंका। याद क्या रखना है, रामायण सम्मेलन तो कहाँ होगा, कोलंबो श्रीलंका, और रामायण कॉन्क्लेव तो थाईलैंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सुनील कुमार ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कौन सा मेडल जीता है। तो आपको यहाँ समझना है कि सुनील कुमार का संबंध किस स्पोर्ट से है, तो इनका संबंध है रेसलिंग से। संबंध किस गेम से है, तो रेसलिंग से। अब ये किस कैटेगरी में, तो आपसे एग्जाम में क्या होता है, कैटेगरी भी पूछता है ना कि सुनील कुमार जो है ये एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, इनका संबंध किस खेल से है, तो रेसलिंग से है। किस कैटेगरी में, तो आपको ये भी याद रखना है कि 88 kg कैटेगरी में जीते हैं। तो आपको तीनों पॉइंट याद रखना है, सुनील कुमार का संबंध रेसलिंग से है, किस कैटेगरी में, 88 kg कैटेगरी, और कौन सा इवेंट, तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। संगीत कला निधि पुरस्कार, तो अगर हम बात करते हैं संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 तो ये दिया गया है RK श्री राम कुमार। तो किसको मिला है, RK श्री राम कुमार। तो संगीत कला निधि पुरस्कार आप इसको याद रखिएगा कि संगीत कला निधि अवार्ड 2025, तो हु हैज बीन अवार्डेड द संगीत कला निधि अवार्ड 2025, तो आंसर क्या हो जाएगा, RK श्री राम कुमार। तो संगीत कला निधि अवार्ड 2025 किसको मिला है, RK श्री राम कुमार को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक कौन बने हैं, यानी हु हैज बिकम द डायरेक्टर ऑफ अमेरिका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। यहाँ पर एक नाम आपको दिख रहा है काश पटेल। तो आपको पता है कि अमेरिका का जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है FBI, क्या नाम है, FBI, और FBI का मतलब होता है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI के हेड बनाया गया है काश पटेल। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर किसको बनाया गया है, तो आप नाम याद रखिएगा, जय भट्टाचार्य को। तो जय भट्टाचार्य को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अमेरिका का डायरेक्टर बनाया गया है, जय भट्टाचार्य, और काश पटेल को FBI का हेड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भीम 3.0 ऐप किसने लॉन्च किया। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा भीम, तो भारत इंटरफेस ऑफ मनी, भीम का मतलब भारत इंटरफेस ऑफ मनी। आप सुनोगे NPCI, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में भीम 3 ऐप किसने लॉन्च किया है, तो कौन किया है, NPCI किया है, ठीक है। अभी आपको बताएं SBI के बारे में कि SBI के जो MD CEO कौन थे, CS सेठी, जिनको कि इंडियन बैंक एसोसिएशन का हेड बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 26 मार्च 2025 को कौन सी योजना बंद कर दी गई। यहां समझिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 26 मार्च 2025, तो आपको डेट याद रखना है कि 26 मार्च 2025 को 2 स्कीम बंद किया गया है। एक आपका स्कीम का नाम है शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट, दूसरा है मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट, और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी रिसेंट में 26 मार्च 2025 को किसके द्वारा, तो RBI के द्वारा, आपको याद रखना है RBI के द्वारा। और आपको RBI के बारे में पहले बताए हैं अभी कि कब कब इसका स्थापना हुआ, ये इसका हेड कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ पर, सारा पॉइंट आपको बता चुके हैं। अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 26 मार्च 2025 को RBI के द्वारा कौन सा योजना, योजना कहने का मतलब ये आपका गवर्नमेंट स्कीम से नहीं है, ये योजना कहने का मतलब कि आपका बैंक अकाउंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, तो बैंक अकाउंट से। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में रिसेंट में कौन सा योजना को बंद किया गया है RBI के द्वारा। तो आपको 2 याद रखना है, एक आपका मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट, और दूसरा है लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट। तो किसको छोड़ा गया है, तो शॉर्ट टर्म को नहीं बंद किया गया है। तो आपको याद रखना है मीडियम और लॉन्ग टर्म वाला दोनों को बंद कर दिया गया है, और शॉर्ट टर्म को नहीं बंद किया गया है। किसने किया है, तो RBI ने, ठीक है। आपको डेट भी याद रखना है 26 मार्च 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे मूल्यवान स्टील निर्माण कंपनी कौन सा बना है।
तो आपको याद रखना है दुनिया का सबसे मूल्यवान, तो कितना, आपको अमाउंट भी याद रखना है, $30 ट्रिलियन, $30 ट्रिलियन। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दुनिया का सबसे मूल्यवान यानी सबसे महंगा, यानी हु हैज बिकम द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो जेएसडब्ल्यू स्टील। तो कौन सा बना है, जेएसडब्ल्यू स्टील। आपको नाम याद रखना है जेएसडब्ल्यू स्टील। कितना इसका वैल्यू, तो $30 ट्रिलियन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास लिया है। तो आप नाम याद रखिएगा, बस आपको इतना जानना है कि सुमित रेड्डी का संबंध किस खेल से है, तो ये संबंध है बैडमिंटन से। सुमित रेड्डी का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है बैडमिंटन से। अगला है कि चांदीपुर, आपसे क्वेश्चन चांदीपुर के बारे में पूछ रहा है। यहां पर आपसे बोला कि डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित VLSRSAM मिसाइल परीक्षण किया है। VL का मतलब है वर्टिकल लॉन्च। VL का मतलब क्या हुआ, तो यहां पर आपसे जो, जब भी आपको बताए थे लास्ट क्लास में भी कि जो मिसाइल का जब भी क्वेश्चन हो तो उसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है ना, इसके फुल फॉर्म से ही आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो VL का मतलब है वर्टिकल लॉन्च। तो आपसे पूछिए कैसा नेचर का, तो वर्टिकल लॉन्च है। फिर आपका SR, SR का मतलब है शॉर्ट रेंज। SR का मतलब क्या है, तो शॉर्ट रेंज। S का मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल। तो आपसे क्या बोल रहा है कि अभी डीआरडीओ ने, समझिएगा, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था। डीआरडीओ का स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और वर्तमान में डीआरडीओ के हेड कौन है, तो समीर कामत। तो डीआरडीओ के हेड कौन है, तो यह समीर कामत। और डीआरडीओ जो है अपना मिसाइल जो है जनरली लॉन्च करता है कहां से, तो चांदीपुर उड़ीसा से। कहां से करता है, चांदीपुर उड़ीसा। तो आपको याद रखना है कि डीआरडीओ का जो लॉन्चिंग पैड है कहां पे है, तो चांदीपुर उड़ीसा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से, स्वदेशी कहने का मतलब इंडिजिनस, स्वदेशी का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है इंडिजिनस यानी कि पूर्ण रूप से भारत में विकसित। तो स्वदेशी रूप से विकसित VLSRSAM। VL का मतलब वर्टिकली लॉन्च, यानी वर्टिकली मतलब सीधा, एक आपका होता है ऊपर जाना वर्टिकल, ऐसे हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो आपको इसका नेचर याद रहेगा, वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। कौन लॉन्च किया है, डीआरडीओ। और कहां से, चांदीपुर उड़ीसा से। नेक्स्ट हमारा है कि FATF निजी क्षेत्र सहयोग मंच 2025 का वार्षिक बैठक कहां आयोजित किया जाएगा, यानी FATF प्राइवेट सेक्टर कोऑपरेशन फोरम 2025 एनुअल मीटिंग। FATF का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF का मतलब क्या है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो FATF प्राइवेट सेक्टर कोऑपरेशन फोरम 2025 एनुअल मीटिंग कहां पर, तो ये आपका मुंबई में। कहां पर, तो मुंबई में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गाबा स्टेडियम किस देश में स्थित है, जिसे 2032 ओलंपिक के बाद ध्वस्त कर दिया जाएगा। आप यहां समझिए, यह आपका एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 100% आने का संभावना है इसको। संभावना क्यों है, समझिएगा। आपसे क्वेश्चन में यहां से स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बनेगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गाबा स्टेडियम किस देश में है, तो बस आपको इतना जानना है गाबा स्टेडियम न्यूज में क्यों है। तभी सर अभी न्यूज में इसीलिए आया है, कहा गया है कि 2032 ओलंपिक के बाद, ठीक है। तो आपको जैसे पता है कि 2032 का ओलंपिक कहाँ होना है, तो जैसे आपको जानकारी है 2024 का ओलंपिक पेरिस फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में 2024 का ओलंपिक, ठीक है। फिर आपका 2028 का ओलंपिक लॉस एंजल्स यूएसए, लॉस एंजल्स यूएसए। 2032 का ओलंपिक, तो ये आपका ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। और 2020 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो 2020 का ओलंपिक टोक्यो जापान।
तो आपको यहाँ 4 ओलंपिक बताए हैं। 2020 का ओलंपिक टोक्यो जापान, 2024 का पेरिस फ्रांस, 28 का लॉस एंजल्स यूएसए और 2032 का ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में ही आपका एक स्टेडियम है, गावा स्टेडियम। ठीक है, अभी न्यूज में है तो आपको याद रखना गावा स्टेडियम कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट हमारा है कि किस भारतीय को आईसीसी अंपायर के एलिट पैनल में शामिल किया गया है, यानी कि विच इंडियन हैज बीन इंक्लूडेड इन द आईसीसी एलिट पैनल ऑफ अंपायर्स, यानी किस भारतीय को, कौन से भारतीय को आईसीसी अंपायर के एलिट पैनल। तो आपको याद रखना है कि एलिट पैनल में किसको शामिल किया गया है, तो नितिन मेनन। अपना नाम याद रखिएगा, किसको शामिल किया गया अंपायर के एलिट पैनल में, तो नितिन मेनन को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग, फर्स्ट सीनियर सिटीजन कमीशन कहां पर, तो फर्स्ट सीनियर सिटीजन कमीशन केरल में। ठीक है, ये सब के बारे में आपको डिटेल बता चुके हैं आपको लास्ट वीडियो में, जिसमें आपको मार्च 2025 का न्यूज बताए थे। उसी वीडियो में इसके बारे में बताए थे कि फर्स्ट सीनियर सिटीजन कमीशन कहां पर, केरल में। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है। तो आपको नदी का नाम याद रखना है, कौन सा नदी है, तो गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर, आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी लिख के दे सकता है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ आपको देगा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगा और अलकनंदा या गंगा और यमुना, कोई भी नदी का नाम दे सकता है। बात समझ में आ रहा है। तो आपसे एग्जाम में क्या हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसे लिख के देगा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगा और यमुना नदी कॉरिडोर की घोषणा की है। तो आपको यहाँ पर ये जानना है कि वहां पर गलत कैसे होगा। तो यहाँ पर आपको गंगा और शारदा, आपको ये नदी का नाम याद रखना है कि गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा कहां पर, तो उत्तराखंड। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम, तो पुष्कर सिंह धामी। कौन है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, तो पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है, तो इंडिया। और इंडिया में टॉप में कौन सा स्टेट है, तो ये आपका है उत्तर प्रदेश। दूध उत्पादक में सबसे टॉप में कौन है, उत्तर प्रदेश है। और आपका देश में इंडिया है। ब्राजील आपको पता है कॉफी प्रोडक्शन में। ठीक है, चाइना आपको पता है चाय में, चाय में आपको पता है कि चाय में एक्सपोर्ट करने में, एक्सपोर्ट में भी है और प्रोड्यूस में भी है। यूएसए जो है इसका आप याद रखिएगा, टोबैको। ठीक है, आपको यहाँ बता दें कि नो टोबैको डे कब मनाया जाता है। नो टोबैको डे ये मनाया जाता है 31 मई को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है। आप एक संस्था का नाम सुनेंगे, ब्रिक्स। ब्रिक्स का मतलब होता है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स में अभी 10th मेंबर के रूप में बना है इंडोनेशिया। कौन सा देश, तो इंडोनेशिया। और आपको पता है कि ब्रिक्स देश का ही एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स का बैंक का नाम क्या है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है, तो आपको याद रखना है इंडोनेशिया। यानी इंडोनेशिया ही वह देश है जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने का घोषणा किया है। 2014-15 और 2023-24 के बीच देश में गैर वन उपयोग के लिए कितनी वन भूमि हस्तांतरित की गई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा कि हाउ मच फॉरेस्ट लैंड। आपको एक पॉइंट यहां जान लीजिए कि जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, ये आपका हर 2 साल में आता है। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट कितना साल में, तो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट हर 2 साल में आता है। और ये शुरू कब हुआ था, 1987 में। और ये पहली बार आया था 1987 में। और कहां से, तो देहरादून से। तो यहां से पूछ रहा है कि हाउ मच फॉरेस्ट लैंड हैज बीन ट्रांसफर्ड, हाउ मच फॉरेस्ट लैंड हैज बीन ट्रांसफर्ड फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज इन द कंट्री बिटवीन 14 से 15, 23 से 24। यानी 2014-15 से 23-24 के बीच देश में गैर वन उपयोग के लिए कितना वन भूमि को हस्तांतरित किया गया है, यानी ट्रांसफर किया गया है। तो आपको याद रखना है 1734 किलोमीटर स्क्वायर। यानी कितना गैर वन भूमि, तो 1734 किलोमीटर स्क्वायर। आपको ये डेटा याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कर्मचारी राज्य बीमा
यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ESI। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस योजना उत्तर प्रदेश से कितने जिलों में लागू की गई है? तो यहां पर आपको सबसे पहला पॉइंट ये समझना है कि जो आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है, ये कौन सा स्टेट लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश। कितना जिला में? 74 डिस्ट्रिक्ट में। तो आपको यहाँ पर ये जानना है कि उत्तर प्रदेश में टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो है ये उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में लागू नहीं किया गया है? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स करना है कि वह कौन सा जिला है जो कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम को लागू नहीं किया है। तो इंप्लीमेंट कौन किया है? उत्तर प्रदेश। कितना डिस्ट्रिक्ट? 74 डिस्ट्रिक्ट। हाल ही में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसको बनाया गया है? जैसे आप नीति आयोग का बात करते हैं तो नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका भी हेड है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसके वाइस हेड कौन है? तो नीति आयोग के वाइस हेड है सुमन बेरी। इसके वाइस हेड कौन है? सुमन बेरी। और CEO कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा कि हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य किसको नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या होगा? राजीव गाबा। किसको किया गया है? राजीव गाबा को। आपके सामने एक नाम है अरविंद पनगढ़िया। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष। तो आपसे क्वेश्चन पूछा कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगढ़िया। और अभी ये कौन से पोस्ट पे हैं? तो अभी ये फाइनेंस कमीशन के हेड हैं। अभी ये कौन से पोस्ट पर हैं? तो अभी ये फाइनेंस कमीशन के हेड हैं अरविंद पनगढ़िया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन इज द 21st लाइफ स्टॉक सेंसस, यानी 21वां पशुधन जनगणना कब समाप्त होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है पशुधन जनगणना, यानी कि लाइफ स्टॉक सेंसस कौन सा एडिशन? 21st। जब चल रहा है तो कब खत्म होगा? तो 31 मार्च 2025 को। आपको डेट याद रखना है। पशुधन जनगणना कौन सा एडिशन? 21st एडिशन। कब खत्म होगा? तो 31 मार्च 2025 को। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया के ब्यूरो सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? यानी यहां समझिए, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया में ब्यूरो मेंबर, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो आपको पता है कि क्रिस्टी कोवेंट्री। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला हेड, तो आप बताइएगा क्रिस्टी कोवेंट्री। यहां आपसे पूछ रहा है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया के ब्यूरो सदस्य, तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया के ब्यूरो सदस्य के रूप में किसको? तो संजय सिंह को। आंसर क्या हो जाएगा? संजय सिंह। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के एंथुरियम फल पहली बार निर्यात किए गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंथुरियम फल, यानी कि एक राज्य है आपका मिजोरम, एक राज्य है मिजोरम। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा स्टैटिक जीके में कि जो एंथुरियम फूल है, सॉरी फल नहीं है, फूल है, एंथुरियम फूल। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि एंथुरियम फूल जो है इसका संबंध किस राज्य से? ये आपसे करंट अफेयर्स ना पूछ करके स्टैटिक जीके में क्वेश्चन बन जाएगा कि एंथुरियम फूल जो है इसका संबंध किस स्टेट से है? तो आप क्या बताइएगा? एंथुरियम फूल जो है ये आपका मिजोरम से है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंथुरियम फूल को पहली बार निर्यात किया गया है, ठीक है, तो कौन सा स्टेट का है? मिजोरम का है। यहां क्वेश्चन है कि पुरुष और महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 में किसने जीता है? तो इंडिया ने। और किसको हराया है? तो इंग्लैंड को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के अनुसार अब कितने निवेश तक के उद्योग को माइक्रो उद्यम में माना जाएगा? आपको यहां समझना है कि जो यूनियन बजट आया था, तो यूनियन बजट 2025-26, तो यूनियन बजट 2025-26 के अनुसार जो MSME है, MSME, M का मतलब है माइक्रो, S का मतलब स्मॉल, और ये M का मतलब है मीडियम। तो आपको पॉइंट याद रखना है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस। तो यहां पर आप पॉइंट समझिए, आपको बता क्या रहे हैं कि
यूनियन बजट 2025-26 के अनुसार, यूनियन बजट 2025-26 के अनुसार जो एमएसएमई है इसका डेफिनेशन को रिवाइज किया गया, चेंज किया गया। इसका डेफिनेशन क्या हुआ है? तो रिवाइज हुआ है। रिवाइज का मतलब पहले कुछ और था, अभी कुछ और किया गया है। तो क्या किया गया है? तो एम मतलब हो गया आपका पहले माइक्रो, एस का मतलब हो गया स्मॉल, और इसका मतलब हो गया आपका मीडियम। इसका जो डेफिनेशन को चेंज किया गया है, ये आपका चेंज किया गया है एक इन्वेस्टमेंट के आधार पर और एक आपका है टर्नओवर के आधार पर। तो इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, यहां समझिएगा, यानी कि 2.5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट माइक्रो, 25 करोड़ तक का आपका स्मॉल और 125 करोड़ तक का आपका मीडियम। अब यहाँ टर्नओवर में क्या करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आपको सबको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका हो जाएगा 10 करोड़, ये आपका 100 करोड़ और ये आपका 1000 करोड़। यानी कि बजट 2025-26 में एमएसएमई का डेफिनेशन को चेंज किया गया है। और क्या कहा गया है कि जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इसमें आपका माइक्रो स्मॉल और मीडियम का डेफिनेशन को रिवाइज किया गया और ये कहा गया कि इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के आधार पर, इन्वेस्टमेंट में 2.5, 25 और 125 और टर्नओवर में 10, 100 और 1000 करोड़। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि केंद्र सरकार के अनुसार अब कितने निवेश तक उद्यम को माइक्रो में माना जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? 2.5 करोड़। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नयारा एनर्जी ने खिजरियो पक्षी अभ्यारण्य के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए किस राज्य के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो आपको नाम याद रखना है पूरा कि नयारा एनर्जी किसके साथ? तो आपको याद रखना है गुजरात के साथ। तो नयारा एनर्जी ने खिजरिया पक्षी अभ्यारण्य के संरक्षण के लिए, किसका संरक्षण के लिए, किसका कंजर्वेशन के लिए? तो खिजरिया पक्षी, समझ में आ रहा है? तो नयारा एनर्जी हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच स्टेट फॉर द कंजर्वेशन एंड रिवाइवल ऑफ खिजारिया बर्ड सेंचुरी। तो खिजारिया बर्ड सेंचुरी के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए आपको नाम याद रखना कि नयारा एनर्जी किसके साथ? तो गुजरात के साथ। किस लिए? तो खिजारिया पक्षी के संरक्षण के लिए। यहां तक क्लियर है? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहां पर? तो नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट है तो गोरखपुर। उत्तर भारत का पहला गोरखपुर, यानी कि नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट परमाणु संयंत्र जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट गोरखपुर में। सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 के युगल प्रतियोगिता में वहां आपका क्या बताया था? देखिए सेपक टकरा, उसमें बताया था कि भारत का टीम पहली बार रेग्यू टीम, कौन सा टीम? तो भारत का रेग्यू टीम पहली बार जापान को हरा के गोल्ड मेडल जीता। लेकिन यहाँ क्या है कि सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 की युगल प्रतियोगिता, युगल प्रतियोगिता समझ रहे हैं कि डबल्स कॉम्पिटिशन में भारतीय महिला टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो ये जीता है ब्रॉन्ज मेडल। तो आपको याद रखना है सेपक टकरा में रेग्यू टीम ये आपका गोल्ड मेडल और युगल प्रतियोगिता में आपका कौन सा? तो ब्रॉन्ज मेडल महिला। नेक्स्ट आपका है ट्यूबरक्लोसिस डे। ठीक है, तो टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। ठीक है, तो टीबी डे 24 मार्च। आपको ये बताना है कि टीबी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से होगा कि प्रोटोजोआ से होता है कि फंगस से होता है? टीबी किससे होता है? तो टीबी आपका होता है बैक्टीरिया से। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार किस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? यानी आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। कहां पर हेडक्वार्टर? तो वाशिंगटन डीसी। तो जो आईएमएफ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। तो आईएमएफ का रिपोर्ट आया है और आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार इसने कहा है कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है ये दुनिया का चौथा अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कब तक? तो 2025 तक। आपको यह भी याद रखना है कि 2025 तक टीबी फ्री का टारगेट रखा गया है और 2030 तक मलेरिया फ्री का टारगेट रखा गया है। 2030 तक आपका किसका रखा गया है? तो मलेरिया फ्री। मलेरिया फ्री का 2030 तक और टीबी फ्री का 2025। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा
निर्मित कौन सा जहाज लॉन्च किया गया है? तो आपको इस जहाज का नाम याद रखना है, इसका नाम है तवस्या। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि तवस्या जहाज जो है इसका निर्माण कौन किया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, तो GSL, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है इसका निर्माण कौन किया है? मतलब इसने किस जहाज का निर्माण किया है? तो तवस्या का। तो आप नाम याद रखिएगा, तवस्या, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट हमारा है कि एमिनेंट डिस्टॉर्शन, ट्विस्ट एंड ट्रूथ पुस्तक किसने लिखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका 100% एग्जाम में आने वाला बुक है। तो आपसे बुक पूछ रहा है कि एमिनेंट डिस्टॉर्शन, ट्विस्ट एंड ट्रूथ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ट्विस्ट एंड ट्रूथ, एमिनेंट डिस्टॉर्शन, याद रखिएगा, एमिनेंट डिस्टॉर्शन, ट्विस्ट एंड ट्रूथ पुस्तक को किसने लिखा है? तो उत्पल कुमार। ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये नाम से ज्यादा बुक इंपॉर्टेंट है कि ट्विस्ट एंड ट्रूथ, एमिनेंट डिस्टॉर्शन, ट्विस्ट एंड ट्रूथ बुक कौन लिखा है? तो उत्पल कुमार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में है कि पोटी श्री राम मुल्लू की 58 फुट की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो अमरावती। देखिए सारा क्वेश्चन जो आपको यहाँ करा रहे हैं इसका डिटेल यानी इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट आपको, जिसमें आपको न्यूज बताए थे, जैसे आप अगर इसका न्यूज जानना है, इसका थोड़ा डिटेल जानना है तो आप मंथली वीडियो में जा सकते हैं जिसमें आपको न्यूज बताए हैं। यहाँ आपको सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं कि पोटी श्री राम मुल्लू की 58 फीट की ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई थी? तो अमरावती में की गई थी। और पोटी श्री राम मुल्लू कौन थे, क्यों किया गया था, इसके बारे में आपको बता चुके हैं मार्च 2025 के न्यूज वाले वीडियो में, आप वहां से देख सकते हैं। और फिर आप यहाँ से क्वेश्चन लगाइएगा कि पोटी श्री राम मुल्लू की 58 फुट की ऊंची प्रतिमा कहाँ पर? तो अमरावती। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कल्चर फंड। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय सांस्कृतिक निधि, भारतीय सांस्कृतिक, तो भारतीय सांस्कृतिक निधि यानी कि इंडियन कल्चर फंड, ठीक है, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो आपको नाम याद रखना है, अशोक सिंह ठाकुर को। तो भारतीय सांस्कृतिक फंड यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कल्चर फंड किसको बनाया गया? तो अशोक सिंह ठाकुर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कैच द रेन अभियान कौन शुरू किया है? तो जल शक्ति मंत्री। तो आपसे पूछा है कैच द रेन, तो कैच द रेन अभियान कौन शुरू किया है? तो जल शक्ति मंत्री। और कहां पर? तो आपका हरियाणा में। तो कैच द रेन अभियान 2025 जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा हरियाणा के पंचकुला में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नवरोज त्योहार किस समुदाय का है? तो नवरोज आपको पता है पारसी समुदाय, नवरोज किसका है? पारसी समुदाय, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा ये कौन सा धर्म का है? तो बौद्ध धर्म का है। कार्तिक पूर्णिमा किसका है? तो कार्तिक पूर्णिमा जो है ये सिख धर्म का है। तो आपको याद रखना है कि कार्तिक पूर्णिमा सिख धर्म का, बुद्ध पूर्णिमा या बौद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म का, और नवरोज जो है ये आपका पारसी धर्म का। अगला हमारा है कि बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने वाली भारतीय टीम को कितने नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? यानी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तो जीता कौन है? इंडिया। न्यूजीलैंड रनर है, विनर में कौन है? इंडिया है, और रनर में कौन है? न्यूजीलैंड, और होस्ट तो पाकिस्तान। तो आपको याद रखना है विनर को कितना अमाउंट? तो 58 करोड़, 58 करोड़। हाल ही में किस देश ने शिक्षा विभाग बंद कर दिया है? यानी विच कंट्री हैज रिसेंटली क्लोज्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट। जैसे आपको पता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था और जिसमें 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने थे। तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अभी घोषणा किया गया, इन्होंने WHO से सदस्यता खत्म किया है, शिक्षा विभाग को बंद किया। तो आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। किस संगठन ने समर्थ इनक्यूबेशन प्रोग्राम शुरू किया है? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड द समर्थ इनक्यूबेशन प्रोग्राम।
तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि समर्थ इनक्यूबेशन प्रोग्राम। तो समर्थ इनक्यूबेशन प्रोग्राम किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया सी डॉट। देखिए आपको ऑप्शन में सी डेक भी देगा, कंफ्यूज नहीं करिएगा, यहां समझिए। जैसे आपसे पूछा है कि समर्थ इनक्यूबेशन प्रोग्राम, तो आपको ऑप्शन में सी डेक भी देगा, जिसका हेडक्वार्टर है पुणे। तो सी डेक का कहाँ है? पुणे। तो आपको याद रखना इसका आंसर सी डेक नहीं होगा, याद क्या रखना है कि समर्थ इनक्यूबेशन प्रोग्राम। तो समर्थ इनक्यूबेशन प्रोग्राम जो है ये आपका सी डॉट, कौन ऑर्गेनाइज किया है, किस संगठन ने? तो सी डॉट ने। भारतीय अभिनेता चिरंजीवी को किस देश की सरकार से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय अभिनेता चिरंजीवी, आपको जानकारी होगा कि 2024 में इनको पद्म विभूषण मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म विभूषण। कब मिला था? 2024 में। तो आपसे पूछ रहा है कि भारतीय अभिनेता चिरंजीवी को किस देश की सरकार से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो ये मिला है ब्रिटेन से। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस देश ने भारत में कृषि को बढ़ावा देने के लिए $1 मिलियन की मशीनरी भेजी है? यानी विच कंट्री हैज सेंट वर्थ $1 मिलियन टू प्रमोट एग्रीकल्चर इन इंडिया? यानी किस देश ने भारत में, यहां समझिए, किस देश ने भारत में, तो आपको देश का नाम याद रखना, सूरीनाम। कि सूरीनाम ने भारत में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कितना? $1 मिलियन। यानी आपको बता रहे हैं सूरीनाम ने। आपको अमाउंट भी याद रखना है, एग्जाम में अमाउंट पूछता है कि सूरीनाम ने कहां पर? भारत में। कितना? तो $1 मिलियन। $1 मिलियन क्यों भेजा है भाई? तो ये भेजा है भारत में कृषि को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो भारत में कृषि को बढ़ावा देने के लिए $1 मिलियन की मशीनरी कौन भेजा है? सूरीनाम। कहाँ? इंडिया में। अब आप यहाँ पर जान लीजिए कि कृषि जो एग्रीकल्चर जो है ये आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। किसमें आता है? प्राइमरी सेक्टर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्राइमरी सेक्टर में कृषि आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से किसे सम्मानित किया गया है? राम सुतार। आपको जानकारी होगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू है, उसको डिजाइन करने वाले थे राम सुतार। इनको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है। तो आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार राम सुतार को दिया गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने किस युद्ध पोत का दौरा किया है? यानी न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर। तो यहां से आपको यह भी याद रखना है कि न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। अभी आपको थोड़ा देर पहले बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया था और इंडिया को कितना मिला है? तो 58 करोड़ रुपया। और होस्ट कहां पर हुआ था? तो पाकिस्तान में, ठीक है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। तो आपको याद रखना है कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। इन्होंने किस युद्ध पोत का दौरा किया है, यानी विजिट किया है? कौन सा वारशिप? तो आपको याद रखना है INS सूरत। आप नाम क्या याद रखिएगा? INS सूरत। कौन दौरा किया है, कौन विजिट किया है? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 21 मार्च को, ठीक है। किस राज्य की विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू हुई है? तो आपको याद रखना है कि साइन लैंग्वेज। तो साइन लैंग्वेज पंजाब। तो सांकेतिक भाषा लागू हुआ है पंजाब में। मार्च ऑफ ग्लोरी किसने लिखा है? तो आपको याद रखना है मार्च ऑफ ग्लोरी किस लिए? तो आपको जानकारी होगी 1975 हॉकी वर्ल्ड कप। इंडिया ने जो हॉकी वर्ल्ड कप 1975 जीता, उसी पर एक बुक लिखा गया मार्च ऑफ ग्लोरी। और कौन लिखा है? तो के अरुमुगम और एरोल डी क्रूज। आपको दोनों नाम याद रखना है, के अरुमुगम और एरोल डी क्रूज। अब आपको बताना है कहां पर इसका विमोचन जो है, लॉन्च कहां पर, ठीक है। आपको स्टेडियम का भी नाम बताना है और प्लेस का भी नाम बताना है। तो मार्च ऑफ ग्लोरी 1975 हॉकी वर्ल्ड कप, के अरुमुगम और एरोल डी क्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स
में इंडिया का रैंक क्या है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 118। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 118। 151 किस में है? तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 96 है। भ्रष्टाचार में 131 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 10 है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, चाहे वो कुछ रैंकिंग बताएं, आपको याद रखना है। 118 आपका है हैप्पीनेस में। हाल ही में 19वां रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है? रामनाथ गोयनका पुरस्कार। तो आपको ये बताना है कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार का संबंध जो है, ये जो अवार्ड है, किससे है? तो पत्रकारिता से। तो रामनाथ गोयनका अवार्ड किससे संबंधित है? पत्रकारिता से। आपका जर्नलिज्म से, पत्रकारिता से एक और अवार्ड है जिसका नाम है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो ये भी आपका पत्रकारिता से है। एक और आता है प्रित्जर पुरस्कार। प्रित्जर पुरस्कार, तो आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। रामनाथ गोयनका भी पत्रकारिता, पुलित्जर पुरस्कार भी पत्रकारिता, और प्रित्जर पुरस्कार जो है ये आपका वास्तुकला से, यानी कि आर्किटेक्चर से। किससे है? तो आर्किटेक्चर, वास्तुकला से। नामरूप 4, नामरूप, तो आपको नाम से लग रहा है, इसमें नाम सुने होंगे आप, नामरूप असम में है। तो नामरूप 4 जो है उर्वरक संयंत्र। आप असम में एक पॉइंट याद रखिएगा कि असम जो है ये पहला स्टेट है जो कि अपना सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। पहला स्टेट है जो कि अपना सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, असम। उसका नाम है असमोसेट। क्या है? असमोसेट। तो यहाँ से पूछा है कि नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र किस राज्य में? तो नामरूप कहां पर? तो असम में। स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? जसप्रीत बुमराह को। LNT यानी कि लार्सन एंड टूब्रो का भी बनाया गया था जसप्रीत बुमराह को। स्केचर्स का भी बनाया गया है जसप्रीत बुमराह। दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार कहां पर? तो फ्रांस में। दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन, व्हाइट हाइड्रोजन भंडार कहां पर है? तो फ्रांस में। नेक्स्ट है कि लोकसभा सचिवालय और किस मंत्रालय ने संसद भाषणी शुरू किया है? तो संसद भाषणी, आपको नाम याद रखना है, संसद भाषिनी। तो आप नाम याद रखिएगा, संसद भाषिनी। तो लोकसभा सचिवालय और किसने? तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव। तो आपको याद रखना है कि लोकसभा सचिवालय और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने संसद भाषणी शुरू किया है। यानी कि लोकसभा सचिवालय ने किसके साथ? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ एग्रीमेंट किया है। किस लिए? तो आपका संसद भाषणी के लिए। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने मेटा के साथ, तो केंद्र सरकार ने किसके साथ? तो मेटा के साथ। किस लिए? यानी सेंट्रल गवर्नमेंट किसके साथ? तो मेटा के साथ। किस लिए? तो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन को प्रमोट करने के लिए। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को प्रमोट करने के लिए केंद्र सरकार ने किसके साथ? तो मेटा के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहां पर? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में टॉप में कौन? तो टॉप में हरियाणा, पॉइंट टेबल में टॉप में हरियाणा। और कहां पर? तो न्यू दिल्ली। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स न्यू दिल्ली और टॉप में हरियाणा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर कितने दिनों के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर लौटे हैं? तो आपको एक न्यूज पहले से जानकारी होगा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय
यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय, जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले भारतीय का नाम है शुभांशु शुक्ला। यहां से बोला कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर, दोनों का नाम याद रखना है, सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर, कितने दिन के बाद? तो 286 यानी कि 286 दिन के बाद वापस आए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्र शासित प्रदेश या किस राज्य की पुलिस ने शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? तो दिल्ली। तो आपसे पूछेगा कि स्क्वाड, कौन सा स्क्वाड? कर्टसी स्क्वाड किसने शुरू किया है? दिल्ली ने किया है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को। 21 मार्च को आपका है वन दिवस, 21 मार्च को वन दिवस है और 20 मार्च को गौरैया दिवस है। भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास वरुण? तो आपको याद रखना है वरुण है, शक्ति और गरुड़। वरुण, शक्ति, गरुड़ और फ्रिंजेक्स, ये एक्सरसाइज किससे किसके बीच? तो इंडिया और फ्रांस के बीच। तो आपको याद क्या रखना है कि इंडिया और फ्रांस के बीच कौन सा एक्सरसाइज? तो वरुण, शक्ति और गरुड़। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में फिट इंडिया आइकन का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो आयुष्मान खुराना, फिट इंडिया आइकन। भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, तो पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो हाल ही में भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहां पर शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ आपका इंदौर में। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, इंपॉर्टेंट है कि इंडिया फर्स्ट पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट हैज स्टार्टेड इन विच प्लेस? तो आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो फ्री स्पीच इंडेक्स में इंडिया का रैंक है आपका 24। ये आपका फ्री स्पीच इंडेक्स है। अगर आपसे यही पूछा जाए कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 151, लेकिन यहां आपसे पूछ रहा है फ्री स्पीच इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक है 24। नेक्स्ट हमारा है कि पश्चिम बंगाल में एक सिंग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो आपको पता है कि वन हॉर्न राइनो यानी कि एक सिंग वाला गैंडा का ये जो फेमस नेशनल पार्क है, तो ये आपका है काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये कहां पर है? तो ये आपका है असम में। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर? असम में। तो पश्चिम बंगाल में एक सिंग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 392। तो आपको याद रखना एक सिंग वाला गैंडा 392। वेस्ट बंगाल में, असम में नहीं, वेस्ट बंगाल में। भारत और कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं में व्यापार का लेन देन करेगा? यानी इंडिया एंड विच कंट्री विल डू ट्रेड ट्रांजेक्शन इन लोकल करेंसी? यानी भारत और मालदीव। तो आपको याद रखना है भारत और मालदीव जो है स्थानीय मुद्रा, स्थानीय मुद्रा कहने का मतलब है लोकल करेंसी में ट्रांजेक्शन करेगा, तो भारत और मालदीव, जिसका नाम है INR और MVR। आपको याद रखना है INR करेंसी इंडिया का, MVR मालदीव का। होलबर्ग पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको अवार्ड का नाम याद रखना है। देखिए ये जो अवार्ड है बहुत ज्यादा फेमस अवार्ड तो नहीं है, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि होलबर्ग अवार्ड 2025। तो आप नाम याद रखिएगा गायत्री चक्रवर्ती। क्या नाम बताए हैं? होलबर्ग अवार्ड 2025। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि होलबर्ग अवार्ड, तो होलबर्ग अवार्ड 2025 किसको दिया गया है? तो गायत्री चक्रवर्ती को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के कितने गांव को आदर्श गांव बनाने का अभियान शुरू किया गया है? तो आपको ये प्रॉपर याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के कितने गांव को, ये गांव पूछ रहा है। अगर आपसे पूछे कि आदर्श गांव, तो आदर्श गांव उत्तर प्रदेश, कौन सा जिला? अयोध्या जिला। और गांव कितना? तो गांव है आपका 1147। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के 1147 गांव को आदर्श गांव बनाने का अभियान शुरू हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में क्वाड की कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई है? आप क्वाड का नाम सुने होंगे। क्वाड में आपका 4 देश है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका। ये 4 देश मिलकर एक संगठन बनाए हैं जिसका नाम है क्वाड।
और आपको ये भी याद रखना है कि क्वाड का जो एक्सरसाइज है, तो क्वाड का एक्सरसाइज का नाम है मालाबार एक्सरसाइज। क्या नाम है क्वाड का? मालाबार एक्सरसाइज। तो यहां समझिएगा कि क्वाड का कार्यशाला कहाँ आयोजित किया गया है, तो वेयर हैज द क्वाड वर्कशॉप। तो क्वाड वर्कशॉप कहां पर? तो न्यू दिल्ली। आंसर क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य ने मार्च 2025 से राज्य में आने वाले पर्यटक पर 50 रुपए प्रति व्यक्ति का शुल्क लगाया है? यानी विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज इम्पोज अ फी ऑफ ₹50। याद रखिएगा क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज इम्पोज अ फी ऑफ ₹50 पर पर्सन ऑन टूरिस्ट विजिटिंग द स्टेट फ्रॉम मार्च 2025। तो आंसर हो जाएगा सिक्किम। आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो थर्मल रिसर्च सेंटर, तब वो क्या बता रहे हैं कि थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आईआईटी मद्रास। तो आप याद रखिएगा आईआईटी मद्रास, थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर? आईआईटी मद्रास में। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहला मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी, आप सुने होंगे मराठा साम्राज्य इतिहास में, मराठा एम्पायर, तो छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहां पर? तो भिवांडी। कहां पर किया गया है? तो भिवांडी में। किसको समर्पित है? छत्रपति शिवाजी महाराज को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2015 से 24 के बीच विदेशी उपग्रह को लॉन्च करके भारत ने कितनी कमाई की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप मान के चले कि एग्जाम में 100% छपने वाला प्रश्न है, क्योंकि आपका साइंस एंड टेक का है और ऊपर से डेटाबेस क्वेश्चन है। तो आपसे याद रखना है कि 2015 से 2024, यानी कि कहने का मतलब लगभग 10 साल में, लगभग 10 साल, तो लगभग 10 वर्ष में, तो 2015 से 2024 के बीच विदेशी उपग्रह को लॉन्च करके, यानी कि जो अलग अलग देश का जो उपग्रह है उसको अपना रॉकेट पैड से लॉन्च करके कितना कमाई किया है 10 साल में? तो $143 मिलियन। याद रखिएगा 143, कितना? 143, तो $143 मिलियन का कमाई किया है इंडिया। नेक्स्ट हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 ओलंपिक खेल में किस खेल को शामिल किया है? तो आपको याद रखना अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2028 के ओलंपिक, आपको पता है कि 2028 का ओलंपिक कहां पर होना है? तो लॉस एंजल्स। तो 2028 का ओलंपिक कहां पर? तो 2028 का ओलंपिक लॉस एंजल्स, अमेरिका। कौन सा गेम को? तो बॉक्सिंग को। इसका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला हेड तो क्रिस्टी कोवेंट्री, क्रिस्टी कोवेंट्री, आप ये नाम याद रखिएगा, क्रिस्टी कोवेंट्री। अगला क्वेश्चन है कि राजीव युवा विकास योजना, तो राजीव युवा विकास योजना, तो आपको क्या बता रही है क्वेश्चन में? क्या है कि राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना में, तो राजीव युवा विकास योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो राजीव युवा विकास योजना शुरू किया गया है तेलंगाना के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा सामने क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चा में रहा गोमीरा डांस किस राज्य से संबंधित है? ये आपका क्वेश्चन स्टैटिक जीके में बनने वाला क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके में क्या क्वेश्चन बनेगा? गोमीरा डांस, गोमीरा नृत्य। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गोमीरा डांस जो है किस राज्य का है? तो वेस्ट बंगाल। गोमीरा कहाँ का है? तो वेस्ट बंगाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु घोष कौन सी का निधन हो गया? तो आपसे निधन का क्वेश्चन है, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि अभी हाल ही में निधन हुए बिंदु घोष का संबंध किस फील्ड से है, किस क्षेत्र से है? तो ये आपका एक्ट्रेस बिंदु घोष, तमिल एक्ट्रेस, तमिल अभिनेत्री। तो याद रखना है बिंदु घोष तमिल अभिनेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसी गबार्ड किस देश की खुफिया प्रमुख बनी है? तुलसी, तो तुलसी गबार्ड अमेरिका का। तो आपको याद रखना है कि अमेरिका देश के खुफिया प्रमुख, जैसे आपको हम बताए थे कि अमेरिका में FBI का हेड बनाया गया है,
क्या नाम बताए थे? तो काश पटेल। तो किसको बनाया गया है? काश पटेल को बनाया गया है। लेकिन यहां आपसे बता रहे कि तुलसी गबार्ड, क्या नाम है? तो तुलसी गबार्ड किस देश की खुफिया प्रमुख है जो भारत दौरे पर आई थी? तो अमेरिका की है। अगला क्वेश्चन है कि आपका अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी आईएयू के द्वारा शनि के कितने नए उपग्रह की आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है? जैसे आपको जानकारी है, देखिए अगर आप ग्रह का बात करते हैं तो ये आपका सन है। अब सन से आपका दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यानी कि आपका सन हो गया मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये आपको याद रखना है, आपका सूर्य से क्रम के दूरी के अनुसार है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यानी कि सूर्य का सबसे नजदीक है आपका बुध, ठीक है, और सबसे दूर आपका है वरुण। तो यहां से पूछ रहा है कि आईएयू के द्वारा, और आपको पता है कि आईएयू का 2006 में, आईएयू का 2006 के सम्मेलन में प्लूटो को बौना ग्रह कैटेगरी में रखा गया था। किसमें रखा गया था? बौना ग्रह कैटेगरी में। तो कितना खोजा गया है सैटेलाइट? तो आपका है 128। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12वें विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन यानी कि 12 एडिशन, एडिशन याद रखिएगा, कौन सा एडिशन? 12 एडिशन स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम 2025 कहां पर? इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में लचित बरफुकन पुलिस एकेडमी का उद्घाटन किया है? आप याद रखिएगा, लचित बरफुकन ये किस राज्य से संबंधित है? तो असम से है। जो लचित बरफुकन है, तो लचित बरफुकन का संबंध किससे है? तो ये आपका असम राज्य से है। तो लचित बरफुकन पुलिस एकेडमी का शुरुआत कहां पर? तो असम में। और कौन किया है? तो अमित शाह। अमित शाह के पास कौन सा मंत्रालय? तो गृह मंत्रालय भी है और एक सहकारिता मंत्रालय भी है। जेम्मा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? आपको याद रखना है जेम्मा 3। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछेगा जेम्मा 3 क्या है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? जेम्मा 3 क्या है? तो जेम्मा 3 एक AI मॉडल है। जेमा 3 क्या है? तो जेमा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है गूगल ने। किसने लॉन्च किया है इसको? गूगल ने किया है। तो जेमा 3 को गूगल ने। माइक्रोसॉफ्ट याद रखिएगा, मिर्जाना। मिर्जाना को किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। दूसरा है ऑसेलॉट। ऑसेलॉट को कौन लॉन्च किया है? तो अमेजन। ऑसेलॉट को अमेजन, याद रखिएगा, ऑसेलॉट अमेजन, मिर्जाना माइक्रोसॉफ्ट और ग्रेमा 3 तो गूगल। आपको तीनों याद रखना है। ऑसेलॉट तो आपका ऑसेलॉट अमेजन, मिर्जाना माइक्रोसॉफ्ट और ग्रेमा 3 गूगल। आपको तीनों देखिए, ए से अमेजन, ए से ऑसेलॉट, एम से मिर्जाना, एम से माइक्रोसॉफ्ट और जी से ग्रेमा 3 और जी से गूगल। आपको ये तीनों याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे कब मनाया जाता है, यानी कि आयुध निर्माणी दिवस। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे तो 18 मार्च को। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे कब मनाया जाता है? 18 मार्च को। अगला क्वेश्चन है कि 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है? एडिशन कौन सा? 15 एडिशन। कौन सा? तो हॉकी सीनियर महिला, हॉकी सीनियर महिला। तो 15वीं हॉकी सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है? तो जीता है झारखंड ने। अगला क्वेश्चन है कि मूडीज के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी क्या होगी? एक संस्था है मूडीज, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ADB है, वैसे ही मूडीज के अनुसार वर्ष 2025-26 में भारत का जीडीपी क्या होगा? तो भारत का जीडीपी होगा 6.5%। कितना होगा ये? तो 6.5% होगा मूडीज के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। तो आप याद रखिएगा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 किसको मिला है? तो आरबीआई को मिला है। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड आरबीआई। अगला क्वेश्चन है कि हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी किसको मिला है? तो हरमनप्रीत सिंह। तो आपको पुरुष का बताएं तो आपको फीमेल का आपको जानकारी होगा कि फीमेल का किसको मिला है और गोलकीपर का किसको मिला है। ठीक है, तो आपको पुरुष का बताएं हरमनप्रीत सिंह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में हिसार, हिसार कहां पर? तो हिसार हरियाणा में। आप नाम सुनेंगे हिसार हरियाणा। तो हाल ही में हिसार हवाई अड्डे को किस राज्य का लाइसेंस मिला है? तो हरियाणा में हिसार हवाई अड्डा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दुबई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन बन गया है? यानी एफडीआई का बात किया जा रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया कहां पर? दुबई। तो आपको याद रखना दुबई में सबसे ज्यादा, जैसे इंडिया में कौन है? तो इंडिया में सिंगापुर है ना। अगर आपसे पूछे कि इंडिया में सबसे ज्यादा एफडीआई कौन किया है? सिंगापुर। तो उसी तरह से दुबई में कौन किया है? तो इंडिया किया है। आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान कौन बना था? तो आपको जानकारी होगा, अक्षर पटेल। आईपीएल 2025 किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री युवा लेखक में मेंटरशिप योजना पीएम युवा 3.0 शुरू किया है? यानी देखिए, लेखक का बात है तो लेखक मतलब कि पढ़ाई लिखाई यानी एजुकेशन। तो आप यहां समझिएगा कि प्रधानमंत्री युवा लेखक यानी कि एजुकेशन, पीएम युवा 3.0 तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कौन शुरू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हाल ही में किस राज्य ने बजट में रुपया का चिन्ह को हटा करके अपना स्टेट सिंबल दे दिया है? तो तमिलनाडु। कौन स्टेट है? तो तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने बजट में, अपना राज्य बजट में जो करेंसी में रुपया का सिंबल हटा करके अपना स्टेट सिंबल दे दिया है। नेक्स्ट है कि सैयद आबिद अली, सैयद आबिद अली कौन थे जिनका निधन हो गया है? तो ये क्रिकेटर थे, सैयद आबिद अली। आपसे निधन वाला से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि अभी हाल ही में सैयद आबिद अली का मृत्यु हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क? तो दूसरा बोला है तो इंडिया। आपको फर्स्ट बताना है, फर्स्ट कौन है? आपको हम सेकंड बता कि सेकंड में आपका इंडिया है, आपको फर्स्ट बताना है कि फर्स्ट में कौन है। योग महोत्सव 2025, योग महोत्सव 2025 न्यू दिल्ली। अगर आपसे पूछे कि इंटरनेशनल योगा डे, वो अलग है 21 जून को, लेकिन आपसे पूछे योग महोत्सव तो आपका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2024, तो शुभमन गिल। बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, कि प्लेयर ऑफ द मंथ हर महीना होता है, तो इसे को आपको याद नहीं रखना है, हटा दीजिए इस क्वेश्चन को। क्यूएस वर्ल्ड सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग 2025 में, यहां समझिएगा, क्यूएस वर्ल्ड सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग 2025 में भारत के कितने विश्वविद्यालय शामिल किए गए? ये आपसे क्वेश्चन बोला कि क्यूएस वर्ल्ड सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग, सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग 2025, सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग 2025, यानी एक संस्था है, कौन संस्था है? क्यूएस। तो क्यूएस एक संस्था है, तो क्यूएस के द्वारा सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग आया है। इसमें भारत का टोटल 79 यूनिवर्सिटी शामिल है, जिसमें आपको याद रखना कि सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग में एक आपका सब्जेक्ट है माइनिंग। तो माइनिंग में जो टॉप किया है इंडिया का तरफ से, वो आपका आईएसएम आईआईटी धनबाद। कौन टॉप किया है? तो आईएसएम आईआईटी धनबाद। किस कैटेगरी में? तो माइनिंग एंड प्रोडक्शन में। सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग में टॉप किया है आईएसएम आईआईटी धनबाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहर में भारत के कितने शहर शामिल है? यानी कि पूरा दुनिया का, पूरा वर्ल्ड का टॉप 20 पॉल्यूटेंट सिटी, टॉप 20 पॉल्यूटेंट सिटी, यानी दुनिया का 20 सबसे प्रदूषित शहर में भारत का कितना है? तो भारत का 13 शहर शामिल है।
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विकास कौशल यानी एचपीसीएल। तो एचपीसीएल के हेड किसको बनाया गया चेयरमैन? तो विकास कौशल को बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल महासंघ यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, ठीक है, इसका नाम, नया नाम क्या हुआ है? तो जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन सीजीएफ कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, इसका नाम चेंज हुआ है, नाम हुआ है कॉमनवेल्थ गेम। अगला क्वेश्चन है कि 2020 से 24 की अवधि के दौरान हथियार का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन बना है? देखिए, अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बात करें, अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बात करें तो किसका? हथियार का। आप यहां समझिएगा, अगर हम हथियार का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बात करें तो ये रिपोर्ट कौन इशू करता है? तो ये रिपोर्ट इशू किया जाता है सिपरी के द्वारा। एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सुनिएगा ध्यान से, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार एक्सपोर्ट में टॉप में कौन है? तो यूएसए है, और इंपोर्ट में टॉप में कौन है? तो यूक्रेन है। और इंडिया कौन सा नंबर पे? यूक्रेन के बाद सेकेंड पे आपका इंडिया है आर्म्स इंपोर्टर में, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, तो जिंद से सोनीपत, जैसे सफेद हाइड्रोजन का भंडार फ्रांस में, तो हाइड्रोजन ट्रेन आपका जिंद से सोनीपत, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आइएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन स्काई शील्ड शुरू किया है? यानी आपको जानकारी होगी कि रसिया और यूक्रेन, रसिया और यूक्रेन के बीच आपका युद्ध चल रहा था। तो इस युद्ध में, रूस और यूक्रेन के युद्ध में सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने, किसने? यूरोपियन यूनियन ने ऑपरेशन स्काई शील्ड योजना शुरू किया है। तो आपको याद रखना है ऑपरेशन स्काई शील्ड, यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मार्क कॉनी किस देश के प्रधानमंत्री बने? अभी आपको बताएं, कनाडा के मार्क कॉनी। आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? आईफा अवार्ड, तो लापता लेडीज, मिसिंग नहीं करिएगा, इसका हो जाएगा लापता लेडीज। आईफा अवार्ड 2025, तो लापता लेडीज। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी ने में बीसीसीआई का प्रतिनिधि करने के लिए किसको नियुक्त किया है? तो राजीव शुक्ला। अभी आईसीसी के हेड कौन है? तो आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष हैं, आपको नाम जानकारी होगा, आईसीसी के युवा अध्यक्ष का नाम है जय शाह। क्या नाम है? जय शाह। फेडरल बैंक का पहला ब्रांड एम्बेसडर, तो आप नाम याद रखिएगा, विद्या बालन। तो फेडरल बैंक का पहला ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन को। अगला क्वेश्चन है कि आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर अवार्ड किसको मिला है? तो जयश्री वेंकटेश। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि रामसर अवार्ड 2025, रामसर अवार्ड 2025, तो जयश्री वेंकटेश। एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025, एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। जब कबड्डी वर्ल्ड कप भारत जीत गया है, तो ये तो एशिया महिला कबड्डी चैंपियनशिप है, ये भी जीता है भारत ने। तो आपको याद रखना है, कबड्डी वर्ल्ड कप में इंडिया ने इंग्लैंड को हराया है, और खो खो में नेपाल को हराया है। ये आपका एशियाई महिला कबड्डी है, ये भी आपका इंडिया जीता है। अगला क्वेश्चन है कि बोधिपथ फिल्म फेस्टिवल 2025, तो बोधिपथ फिल्म फेस्टिवल 2025, तो बोधिपथ फिल्म फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो न्यू दिल्ली। बोधिपथ फिल्म फेस्टिवल, न्यू दिल्ली। देश का 58 टाइगर रिजर्व, तो माधव टाइगर रिजर्व कहाँ पर? मध्य प्रदेश। टाइगर रिजर्व कितना? 58। नेशनल पार्क 107, 107 कौन सा? सिमलीपाल, सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर? तो उड़ीसा। और टाइगर रिजर्व 58
कौन सा माधव? तो माधव कहां पर? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है महिला समृद्धि योजना कहां शुरू किया गया है? तो महिला समृद्धि योजना दिल्ली में, जिसमें महिलाओं को 2500 रुपया दिया जाएगा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो रेखा गुप्ता। अभ्यास खंजर, तो आपको जानकारी होगा, भारत और किर्गिस्तान, इंडिया और किर्गिस्तान, तो खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच, कहां पर? तो होस्ट भी किर्गिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता तो आपको बता चुके भारत, और उप विजेता न्यूजीलैंड। भारत में नदी डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या, नदी डॉल्फिन, उत्तर प्रदेश। आपको पता है गंगेटिक डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर, क्योंकि 5 अक्टूबर 2009 को इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल, तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल गंगेटिक डॉल्फिन 5 अक्टूबर 2009। तो आपका सबसे ज्यादा कहां पर? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है कि प्रोजेक्ट चीता, यहां प्रोजेक्ट टाइगर नहीं है, प्रोजेक्ट चीता है। अगर आपसे पूछे प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973, इसी के उपलक्ष्य में 2023 में आपका एक संस्था का शुरुआत हुआ जिसका नाम था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो आपसे यहाँ पूछा कि प्रोजेक्ट चीता में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो प्रोजेक्ट चीता में बन्नी घास का मैदान और गांधी सागर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% एग्जाम में आएगा कि प्रोजेक्ट चीता में किसको शामिल किया गया है? तो बन्नी घास का मैदान और गांधी सागर अभ्यारण्य। इंडोर शॉर्टपुट 16 मीटर की दूरी पार करने वाली पहली महिला, इंडोर शॉर्टपुट, तो कृष्णा जयशंकर। कितना है? तो 16.03 मीटर। विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 कहां पर? तो विजिटर्स कॉन्फ्रेंस, विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2025, 24-25 तो न्यू दिल्ली। जैसे बोधि पथ बताए हैं, बोधि पथ फिल्म फेस्टिवल तो न्यू दिल्ली, विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2025 भी न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस निजी कंपनी ने ब्लू घोस्ट लैंडर को चंद्रमा पर उतारा है? तो आंसर हो जाएगा फायरफ्लाई एरोस्पेस। तो हाल ही में किस कंपनी ने, यानी कौन सा प्राइवेट कंपनी ने ब्लू घोस्ट लैंडर को चंद्रमा पर उतारा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? फायरफ्लाई एरोस्पेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्री बना है? थर्ड में, यहाँ पर थर्ड याद रखिएगा कि थर्ड नंबर पे है इंडिया है, इसमें बायोफ्यूल प्रोडक्शन में। चाय एक्सपोर्टर में सेकंड था, बायोफ्यूल प्रोडक्शन में थर्ड है, रोड नेटवर्क में आपका सेकंड है। तो किस राज्य ने 14 वर्ष तक की लड़कियों को मुफ्त कैंसर, तो महाराष्ट्र राज्य ने शुरू किया है कि 14 वर्ष तक की लड़कियों को मुफ्त कैंसर का टीका मिलेगा। किसने? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार राम सुतार, आपको पता है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसको? तो राम सुतार को। 2025 के ऑस्कर में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो अनोरा। ऑस्कर अवार्ड 2025, ऑस्कर अवार्ड 2025। तो आपको इसमें जानना है एक्टर का भी नाम, एक्ट्रेस, डायरेक्टर और फिल्म। तो आपको फिल्म में पता है कौन सा? एनोरा, ठीक है। एक्टर में आपका है एड्रियन ब्रोडी, ठीक है। एक्ट्रेस में आपका माइकी मेडिसिन, फिर आपको डायरेक्टर है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ऑस्कर अवार्ड 2025 में फिल्म में किसको? एनोरा को। एक्टर में, डायरेक्टर में और एक्ट्रेस में याद रखना है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में नवरत्न का दर्जा मिला है? तो आपको दो कंपनी का नाम याद रखना है, एक IRCTC और एक आपका IRFC। तो दोनों का नाम याद रखिएगा, एक आपका IRCTC यानी इंडियन रेलवे वाला है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, और एक आपका IRFC, दोनों को नवरत्न का दर्जा मिला है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मनन कुमार मिश्रा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। हाल ही में फोर्ब्स इंडिया का लीडरशिप अवार्ड किसको मिला है? जय शाह, याद रखिएगा, फोर्ब्स इंडिया का लीडरशिप अवार्ड, फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड तो जय शाह, ये ICC के अध्यक्ष हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम, द इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम बिकमिंग हाई इनकम इकोनॉमी इन ए जनरेशन रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो हु हैज रिलीज, क्वेश्चन आपका क्या है कि हु हैज रिलीज द रिपोर्ट, कौन सा रिपोर्ट? द इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम बिकमिंग हाई इनकम इकोनॉमी इन ए जनरेशन, तो वर्ल्ड बैंक। आपसे रिपोर्ट का नाम देगा और पूछेगा कौन इश्यू करता है, तो आपको बताना है वर्ल्ड बैंक। पहला सहायक उत्पादन केंद्र यानी कि फर्स्ट ऑक्सिलरी प्रोडक्शन सेंटर, तो त्रिपुरा, यानी पहला सहायक उत्पादन केंद्र कहां पर? त्रिपुरा में। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का आपसे क्या पूछ रहा है, जीता कौन है? तो आपको याद रखना रणजी ट्रॉफी 2024-25 जीता है केरल ने, और किसको हराया है? तो विदर्भ को। रणजी ट्रॉफी 2024-25 कौन जीता है? केरल, और किसको हराया है? विदर्भ को। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, शून्य भेदभाव यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा युद्धपोत भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? देखिए यहाँ इंग्लिश में दूसरा क्वेश्चन, हिंदी में दूसरा क्वेश्चन है। तो इंग्लिश में आपसे एक एडीबी का हेड कौन बना है? तो एडीबी का हेड है मसातो कांडा, एडीबी का हेड मसातो कांडा। और भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा तो आईएनएस गुलदार। दोनों का आंसर आप देख लीजिएगा, आईएनएस गुलदार और एक आपका मसातो कांडा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये आपका रिपीट हो गया है कि जलमग्न संग्रहालय तो आईएनएस गुलदार। अगला क्वेश्चन है कि 9th नंबर का राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहां पर? तो पुरी उड़ीसा। राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कौन सा एडिशन? 9th एडिशन, कहां पर? पुरी उड़ीसा। नेक्स्ट है कि अरुणाचल प्रदेश में किस जनजाति ने न्योक्युम यूलो त्योहार, ये आपका स्टैटिक जीके में क्वेश्चन बनेगा, इसको भी ध्यान दीजिएगा कि न्योक्युम यूलो, न्योक्युम यूलो फेस्टिवल जो है कहां पर? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश। और कौन सा जनजाति? तो निसी ट्राइब। तो अरुणाचल प्रदेश का न्योक्युम, न्योक्युम यूलो फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, कौन सा ट्राइब? तो निसी ट्राइब। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सशक्त भारत पत्रिका किस मंत्रालय की अर्धवार्षिक हिंदी पत्रिका है? नाम याद रखना है, सशक्त भारत, सशक्त भारत अर्धवार्षिक है यानी कि हाफ ईयरली है, ये भी याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछता है कितना दिन पर, तो हाफ ईयरली। इसका पहला संस्करण हाल ही में जारी हुआ है, तो कौन सा मंत्रालय का है? तो रक्षा मंत्रालय का। तो आपको याद रखना है सशक्त भारत, रक्षा मंत्रालय, हाफ ईयरली है, हिंदी पत्रिका है और ये फर्स्ट एडिशन। चारों पॉइंट याद रखिएगा, रक्षा मंत्रालय का, सशक्त भारत मैगजीन है, हाफ ईयरली और हिंदी में है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 2024 में किस देश की जन्म दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है? यानी विच कंट्री बर्थ रेट रिच रिकॉर्ड लो इन 2024? तो जापान का लो हुआ, सबसे कम हुआ। आंसर क्या हो गया हमारा इसमें? जापान। तो ये आपका 2025 का मार्च का सारा एमसीक्यू आपका कवर हुआ। जितना भी आपका महत्वपूर्ण एमसीक्यू था मार्च 2025 का, वो आपका इसमें कवर हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के साथ।